टेलीविज़न में तो मुझे 30 साल होने को आ गए। उसके पहले मैंने शुरुआत की थी रेडियो से, आकाशवाणी भोपाल से। बच्चों के प्रोग्राम में जाती थी, बाल सभा में। बचपन से ही शुरुआत करती थी मैंने। बाल सभा में कंपेयर करती थी, मतलब एक बड़े कोई भैया या दीदी होते थे कंपेयर, और दूसरे एक बच्चा होता था तो वो करती थी। उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ी तो फिर युवाणी संभालना मैंने शुरू किया। फिर रेडियो पे जितने काम हो सकते थे, ड्रामा से लेके सिंगिंग से लेके परिचर्चाएँ, स्टोरी टेलिंग, अनाउंसमेंट, न्यूज़ रीडिंग, जो प्रादेशिक समाचार, वो सब किए। उसके बाद टेलीविज़न आया। वहाँ तो नहीं आया खैर भोपाल में, यहाँ मुंबई में आया। लेकिन मुंबई में भी आई मैं रेडियो प्रोग्राम के लिए ही थी, टेलीविज़न के लिए नहीं। क्योंकि एक टाइम पे मुझे लगने लगा भोपाल में कि मैं सब तो कर चुकी हूँ, अब मैं क्या करूँ। तो यहाँ पर तब रेडियो कमर्शियल हो चुका था। तो रेडियो पर मतलब प्रायोजित कार्यक्रम चला करते थे। तो मंजू सिंह जी को मैंने ज्वाइन किया। 1 साल मैंने काम किया, ये बात है 81। तो 81 से 82 मैंने उनके साथ काम किया। लेकिन मेरा काम कुछ नहीं था, मैं आई थी, मुझे कहा था कि तुम बोलोगी, तुम्हारी आवाज़ हम यूज़ करेंगे और लिखोगी शोज़। लेकिन वो उनका शो ऑलमोस्ट सेट था, तो कभी मंजू जी नहीं होती थी तो मुझे बोलने का मौका मिलता था। अदरवाइज़ मैं रिकॉर्डिंग स्टूडियो से टेप लेके मार्केटिंग एजेंसी और फिर आकाशवाणी ऐसा कर। फिर मुझे लगा कि इससे अच्छा काम तो भोपाल में कर रही थी, तो मैं वापस चली गई भोपाल। 1 साल के बाद जब टेलीविज़न कमर्शियल हुआ, तब मंजू जी ने मुझे वापस कांटेक्ट किया। हम टच में थे। उन्होंने कहा कि उषा, टीवी के लिए प्रोग्राम बनाना है। तो मैंने सबसे पहले पूछा कि मैं क्या करूँगी उसमें। तो तुम लिखोगी? तो मैंने कहा क्या बात है। अभी ट्रेन पकड़ी, मैंने मुंबई आ गई। वो प्रोग्राम था शो थीम, जिसका नाम पहले शो टाइम हुआ करता था। 84 अर्ली 84 में शुरू हुआ था ये। तो स्कूल कॉलेज के दिनों में जिस बात को लेकर मुझे सबसे ज़्यादा डांट पड़ती थी, जो मेरी सबसे बड़ी बुराई मानी जाती थी, वो सारी मेरी यहाँ पे काम आई। मुझे फ़िल्मों का बहुत शौक था, और मुझे सब लोग कहते थे मतलब कुछ भी पूछना हो किसी फिल्म के बारे में, इससे पूछो ये जवाब दे देगी। तो वो जो था शौक, वो यहाँ काम आया। क्योंकि शो थीम ये था कि उसमें एक थीम होती थी, और जैसे बचपन, तो बचपन अलग अलग बचपन के अलग अलग रूप से जुड़े 10 सीन्स 10 फिल्मों के, जिसमें अलग अलग रूप हो, तो उनको लिंक करते थे। तो वो कमेंट्री लिखती थी मैं, और एक कोई फिल्म स्टार, तब नया नया था तो सब फिल्म स्टार्स बड़े बड़े उस ज़माने के खुद होके आते थे करने के लिए कि हम करेंगे, तो वो काम आया। फिर उसके बाद एक कहानी शुरू हुआ, तो वो फिक्शन था पहला। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सीन्स और शॉट में क्या फ़र्क होता मुझे नहीं पता था। हालांकि फ़िल्म का शौक था, लेकिन ये नहीं पता था सीन किसे कहते हैं, शॉट्स किसे कहते हैं। तो हाँ, वही क्लैप देने से जो शुरुआत की। लिख भी लेती थी थोड़ा बहुत उसमें डायलॉग्स वायलॉग्स, हालांकि दूसरे लोग लिखते थे, लेकिन कटाई छटाई हो जाती थी। तो असल जिसको ट्रेनिंग मेरी, चाहे वो डायरेक्शन की हो, चाहे वो एडिटिंग की हो, चाहे वो राइटिंग की हो, वो एक कहानी से शुरू हुई। और मुझे जो फ़ायदा बहुत मिला एक कहानी से, इसलिए कि उसमें हर कहानी में अलग अलग डायरेक्टर्स होते थे। तो मैं मतलब इन हाउस असिस्टेंट थी मंजू जी की तरफ से। तो चाहे वो दयाल नीलानी हो, चाहे वो भरत रंगाचार्य हो, चाहे वो ज्योति स्वरूप जी हों, पड़ोसन वाले सीनियर वो हो, चाहे वो अपना गोगी आनंद जी हों, चाहे वो जानू बरुआ हों, तो इस तरह से विनोद पांडे जी, तो आपने सबको असिस्ट किया, तो सबसे थोड़ा बहुत यहाँ यहाँ करके, तो इस तरह से फिर मैंने एक कहानी में तभी फर्स्ट सीज़न में ही इंडिपेंडेंटली डायरेक्शन भी किया, इंडिपेंडेंटली राइटिंग भी की, तो बस इस तरह से। लेकिन मेरा रुझान शुरू से, हालांकि मैं आई थी एज अ राइटर, क्योंकि डायरेक्शन का तो कुछ भी नहीं पता था, राइटिंग का भी कुछ नहीं पता था, मतलब इस तरह की राइटिंग। लेकिन वो बचपन से वो कविताएं और कहानियाँ लिखने का शौक़ था, तो और प्लस वो फिल्मों का शौक़ था, तो शो थीम मैंने संभाल लिया अच्छे से। पेरेंट्स मेरे बहुत ही क्रिएटिव किस्म के थे। फादर तो नहीं रहे अभी, मम्मी हैं। दोनों बहुत अच्छा गाते थे। मम्मी को अभी भी गाने का शौक़ है, हालांकि अब आवाज़ उतनी कंट्रोल नहीं रहा। मेरे पापा का अपना एक ऑर्केस्ट्रा ग्रुप हुआ करता था, कला निकेतन। तो क्योंकि तब तो मनोरंजन के नाम पर सिवाय फिल्मों के कुछ नहीं था, और हम लोग बहुत छोटे छोटे गाँव में रहे हैं जहाँ सिनेमा हॉल भी नहीं थे। तो तभी छत्तीसगढ़ नहीं था, हम लोग महासमुंद में रहते थे, अब छत्तीसगढ़ बना है, तो छत्तीसगढ़ कहलाता था लेकिन तभी से वो।
तो वहाँ पर पढ़ाई हुई, अर्ली स्कूल वहाँ पे हुआ। और पापा का जो ये ऑर्केस्ट्रा ग्रुप था जिसमें छोटे छोटे नाटक होते थे, गाने डांस वगैरह होता था, तो 4.5 मेरे ख्याल से 4.5-5 साल की रही होंगी मैं जब मैंने पहली बार स्टेज पे गाना गाया था, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए। और मुझे किसी ने मतलब 2 रुपये इनाम दिए थे वहाँ पे, जो वहाँ के दरोगा, उसमें दरोगा की एक लाइन है, थानेदार ने उन दोनों की खूब खबर ली, मोटे थानेदार ने, तो वहाँ के जो थानेदार थे उन्होंने मुझे 2 रुपये इनाम दिए थे। तो हम लोग घूमते रहते थे दर दर, MP में ही छोटे छोटे गाँव में जाके ये करते थे। पढ़ाई अपनी वही हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ ट्रांसफ़र होता रहता था। तो पैदाइश मेरी भोपाल की थी, लेकिन उसके बाद हम छोटे छोटे गाँव में रहे। और उसके बाद वापस मैं भोपाल आई जब मुझे 9th क्लास में मैं गई, क्योंकि मुझे बनना था डॉक्टर, और जहाँ हम रहते थे वहाँ पे साइंस नहीं था, मतलब लड़कियों के लिए नहीं था। तो फिर मुझे भोपाल भेजा गया अपने चाचा जी के पास, वहाँ मैंने स्कूल में एडमिशन लिया। फर्स्ट ईयर तक तो मैंने साइंस पढ़ा, तब तक मुझे ये रेडियो का चस्का बहुत बुरी तरह लग गया था। रेडियो में कभी नाइट ड्यूटी, कभी, तो फिर वो डॉक्टर बनने वाली बात मैंने अपने दिल से निकाल दी, दिमाग से निकाल दी, और ये कर लिया कि मुझे तब अनाउंसर बनना है, मतलब पक्की जॉब लेनी है। हालांकि काम मैं कैजुअल अनाउंसर के रूप में करती थी, तो वो एक लिमिट होती है, अभी मुझे नहीं पता है कि नहीं, कि आप कैजुअल अनाउंसर पूरे महीने मतलब 30-31 दिन नहीं काम कर सकता, जो भी 26-27 दिन मैक्सिमम, कुछ पता होगा आपका, तो उतने दिन तो मैं करती थी काम। लेकिन तो मेरा बहुत छोटा सा सपना था कि जो मैं काम कर रही थी वही मुझे परमानेंट, मुझे नौकरी मिल जाए, वो नहीं हुआ। तो मैं एक तरह से बड़ी मायूस सी हो गई और अपना शहर छोड़ दिया मैंने, अब मुझे नहीं रहना है, मुंबई जाना है। तो मम्मी भी लिखने का शौक़ उनको, पापा को भी लिखने का शौक़, दोनों बहुत अच्छा गाते थे। फिर बचपन से ये स्टेज पर गाना वाना किया, राइटिंग थोड़ा लिखने लगी, तो मेरे ख्याल से उनका ही दिया हुआ है ये सब। आपने माँ बाप को कोई एतराज़ नहीं था आपको बॉम्बे आने? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर एतराज़ होता तो मैं आज यहाँ होती ही नहीं। घर की मैं अकेली लड़की हूँ, 3 भाई हैं, तो लड़की एक ही। और अब बात कर रही हूँ इतनी पुरानी, तो माहौल बिल्कुल अलग था, मतलब, और बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव वे में मैं रही हूँ। 3 भाई, हालांकि वो तीनों छोटे, लेकिन आप फ्रेंड के घर जा रहे हैं तो भाई छोड़ने जा रहा है फ्रेंड के घर से। रेडियो में आप कर रहे हैं काम, तो वो गाड़ी आती थी छोड़ने के लिए, तो इस तरह से। लेकिन उन्हें कोई वो नहीं था, एतराज़ नहीं था, क्योंकि ख़ुद उनकी रुचि भी कहीं ना कहीं इसी फील्ड में थी। चेंज तो बहुत आया है। मैं ये नहीं कहूँगी कि आज अच्छा काम नहीं हो रहा है, तो फ़र्क तो बहुत आया, मतलब बहुत ज़्यादा सब कुछ मैकेनिकल हो गया, मुझे ऐसा लगता है, इंक्लूडिंग राइटिंग। बट आज राइटर की अहमियत सबसे ज़्यादा उषा टेलीविज़न में है सर, लेकिन अफसोस कि बहुत माना नहीं जाता इस बात को। आप कहते हो कि राइटर्स मीडियम है ये, लेकिन बहुत कड़ी हुई बात कह रही हूँ मैं कि सबके हिसाब से आपके शेड्यूल में फेरबदल हो सकता है। आपके एक्टर ने डेट नहीं दी, आपका पूरा शेड्यूल चेंज हो गया। आपकी लोकेशन नहीं मिली सर, आपका पूरा शेड्यूल चेंज हो गया। आपको एक प्रॉप नहीं मिला, आपका पूरा शेड्यूल चेंज हो गया। मैं ये कहूँ कि भाई मेरे आज कोई पर्सनल प्रॉब्लम है या कोई मेरी तबीयत ठीक नहीं है, उससे आपका शेड्यूल चेंज नहीं होता। आप नहीं लिखेंगे, कोई दूसरा लिखेगा, शूट होने के लिए। तो ये भी है। तभी आपने एक, जैसे अभी ये बालिका वधू के 1000 एपिसोड लिखे जी, इट्स अ ग्रेट माइलस्टोन। हाँ, अकेले मैंने तो नहीं लिखे, हम लोग 2 डायलॉग राइटर्स हैं, मैं और रघुवीर शेखावत, तो आधे आधे समझ लीजिए। लैंग्वेज पे थोड़ा सा काम ज़रूर करना पड़ा, बाकी तो इमोशंस हैं। और बालिका वधू की खासियत ये है कि राइटिंग टीम बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत अच्छी है। पुर्णेंदु शेखर हुए, राजेश दुबे जी हुए, रघुवीर शेखावत हुए, गजरा कोटारी हुई, तो स्क्रीन पे हमारे पास काफ़ी डिटेल में आता है। लैंग्वेज की बात रही तो मुझे तो राजस्थान का बिल्कुल नहीं पता था, मैं तो MP की हूँ, लेकिन उसमें फिर फ़ायदा ये हो जाता है कि पुर्णेंदु राजस्थान के हैं, तो ये बेसिक जो शब्द हैं, बींदनी, कुटरी, ये सब आपने
पुनिंदु ने बता दिया। मैं जो बात कहना चाहूँगी यहाँ डायलॉग राइटिंग स्पेशली बालिका अपना एक्सपीरियंस, तो मैं ये कहूँगी कि मुझे बालिका में जो हेल्प मिली है सबसे ज़्यादा वो मेरे गांव के बैकग्राउंड की मिली है। वो जो इमोशंस, जो छोटे गांव के छोटे शहर के जो चीज़ें हैं ना, इंसान ऐसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा, वैसी सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करेगा, वो जो उस तरह की कहावतें, वो जो उस तरह की आप तुलना करते हो, वो मुझे हो सकता है मैंने कई शब्द ऐसे बालिका वधू में यूज़ किए होंगे जो शायद राजस्थान में नहीं बोले जाते हैं, लेकिन वो इतने रस्टिक, इतने अक्खड़ किस्म के शब्द हैं कि लोगों ने उसको स्वीकार कर लिया कि हाँ ये गाँव वाले ऐसे बोलते हैं। जे तो जे कैमरा है ना, जे मुझे नहीं लगता राजस्थान में बोलते कि एमपी में खूब बोलते हैं। अभी मैं दूसरे राजस्थानी बेस्ट शोज देखती हूँ तो उसमें भी यही यूज़ हो रहा है। तो ये जो है ना, अब उस तरह की आपकी ये क्या बाढ़ के पानी की तरफ घुसे चले आ रहे हो, इस तरह से बात कहना, या एक छोटा सा एग्जाम्पल कि जैसे आंगन बेरी की झाड़ी होगी वहाँ तो पत्थर आएंगे ही आएंगे। तो ये जो चीज़ें हैं ये मेरे गांव के बैकग्राउंड ने मेरे साथ दिया। बाकी दो चार शब्द सीखना वो कोई बड़ी बात नहीं, आपने इससे पूछ लिया उससे पूछ लिया। रघुवीर राजस्थान के हैं, रघुवीर शेखावत, तो कभी उनको फ़ोन करके ये शब्द बता दीजिए कैसे। ये है, मैं डायरेक्शन को ही अपना करियर बनाना चाहती थी, डायरेक्शन ही करना चाहती थी, क्योंकि मुझे लगता है डायरेक्शन में जो नशा है वो, मतलब मुझे लगा कि डायरेक्शन ही करना चाहिए मुझे, और काफ़ी करती भी रही। लेकिन जब से ये डेली का सिलसिला शुरू हुआ तो वही जो हमने अभी बात की, तो मुझे नहीं लगा कि मैं डेली में, मैंने कोशिश भी की, एक शो का एक शेड्यूल किया था मैंने। तो पैकअप के बाद आपसे ये नहीं पूछा जाता कि काम कैसा हुआ, पैकअप के बाद आपसे पूछा फुटेज कितनी आई, 11 मिनट। अरे यार मरवाओगे, 18 मिनट तो दो। 2.5 साल मैं डायरेक्शन के ऑफ़र के इंतज़ार में घर पे बैठी रही। 2.5 साल मैंने कुछ काम नहीं किया। इस बीच में राइटिंग के ऑफ़र्स आते रहे, मैं मना करती रही सिर्फ इस उम्मीद पे कि डायरेक्शन का काम आएगा। फिर जब आपको ये फिक्र होने लगी कि भैया अगले महीने आपको किराया नहीं है आपके पास देने के लिए, आपकी सारी सेविंग्स ख़त्म हो चुकी हैं, तो फिर ये कि मरता क्या ना करता। एक ही दिन मुझे 2 शोज़ के ऑफ़र मिले और मैंने आग बंद करके हाँ कह दिया। एक था कहानी घर घर की बालाजी का, और दूसरा था अजय सिन्हा जी का अस्तित्व एक प्रेम कहानी, दोनों इस तरह के शोज़। बिल्कुल मैंने कह दिया हाँ। उसके बाद जो राइटर का ठप्पा लगा, तो अब जैसे आप हैं मुझे उस ज़माने से जानते हैं, उसी तरह से कुछ एक्टर्स जिन्होंने मेरे साथ काम किया हुआ है उन्हें ही पता है कि मैं डायरेक्टर थी, अदरवाइज़ राइटर ही हूँ। There is a script writer, there is a dialogue writer. The bifurcation isn't necessary. ज़रूरी तो है सर, क्योंकि द अमाउंट ऑफ वर्क, मतलब हफ्ते में 5 एपिसोड, और आजकल वो महा एपिसोड का अलग एक फैशन चल गया है। उस सैटरडे संडे को लगा देते हैं 1 घंटे का, तो आपके 2 एपिसोड वहाँ निकल गए। एज इट इज़ आप कट टू कट सिचुएशन में हैं, तो आपको लगता है कि चलिए हमारे पास ट्यूसडे तक का एपिसोड है, पता चला सैटरडे को महा एपिसोड लग गया, तो आप फिर वहीं ज़ीरो पर आ गए, फिर वही रोज़ का कुआं खोदना, रोज़ की प्यास बुझाना। तो ये जैसे मैं बता रही हूँ आपको, लोग हैं पूरा शो अकेले करने वाले डायलॉग्स, लेकिन बहुत मुश्किल है क्योंकि आपको रोज़ शूट करना ही करना है। तो एक बंदा, भले ही आप स्क्रीन प्ले भी कर सकते हैं, आप स्टोरी भी कर सकते हैं, आप डायलॉग भी कर सकते हैं, लेकिन डेली में एक बंदा सब कुछ कर ले वो हो नहीं पाएगा। कुछ समय तक हो गया, एक बार ये समझ लीजिए कि चलिए शुरू के जो 20-25 एपिसोड प्रोग्राम ऑन एयर होने के पहले तक, एक बार टेलीकास्ट शुरू हुआ तो ये नहीं पॉसिबल है। इसीलिए बालिका वधू की अगर बात करूँ तो ऑलरेडी हमारा उसी प्रोडक्शन हाउस का एक शो चल रहा था, 7 फेरे, सेम टीम थी, राजेश जी, पुनिंदु, गजरा, मैं, रघुवीर। इस बीच में ये शो आया, तो जो शुरू की जो प्रोसेस होती है उसमें तो मैं कहीं इन्वॉल्व नहीं थी, ना मैं ना रघुवीर जी। ये गजरा, पुनिंदु, इनका कॉन्सेप्ट वगैरह, कॉन्सेप्ट पुनिंदु का था, इन्होंने स्टोरी डेवलप की, फिर राजेश जी बीच में आए, तब उन्होंने स्क्रीन प्ले किया। फिर जब इन्हें लगा कि हाँ ये शो अप्रूव हो गया, अब इनको पूरी टीम बनानी है, तो वहीं के वहीं मुझे एक दिन बुलाया संजय ने, पुनिंदु ने, और कहा कि ये शो है, ये आपको करना है। उसके बाद हमारे पास एपिसोड आ गए, एक रीडिंग, एक नरेशन दे दिया, पुनिंदु ने बैठ के दोनों डायलॉग राइटर्स को, हम सब साथ में थे, ऐसा ऐसा है, इस तरह का कैरेक्टर है। बाकी तो फिर कैरेक्टर
जिसको कहते हैं ना कि बनते 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 हैं। जैसे दादी सा इस समय मोस्ट पॉपुलर कैरेक्टर है, जिसे सुरेखा जी मतलब जिस तरह से कर रही है, मेरे ख्याल से कोई नहीं कर सकता। वो एक ऑर्डिनरी, एक घर में एक ओल्ड औरत है, एक है, किसी ने नहीं सोचा था कि दादी सा कल को जाके मतलब आनंदी और दादी सा ये दो कैरेक्टर आज बालिका में, तो वो फिर तो धीरे धीरे बनते हैं। तो जैसा कि मैंने कहा, और बालिका वधू बहुत बड़ी बात है कि शुरू से 1000 एपिसोड के ऊपर हो गए, राइटिंग टीम सेम है सर, इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। तो अब तो इतनी अच्छे से एक दूसरे को सब समझने लगे हैं। मुझे पता है कि पुर्णेंदु ने स्टोरी में लाइन लिखी है तो क्यों लिखी है, क्या उनके उसके पीछे क्या उनकी सोच होगी। राजेश जी ने ये सीन लिखा है, इसमें ये जो लाइन है इसके पीछे उनकी क्या सोच होगी। कहीं कुछ डाउट होता है एक फ़ोन करके पूछ लिया कि सर ये ऐसा ऐसा है, क्या इसको मैं ऐसा करूं, क्योंकि मुझे आगे की कहानी का पता नहीं है, तो ये ऐसा अगर कर दूं तो उससे कोई परेशानी तो नहीं होगी। नहीं 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 ऐसा कुछ नहीं, या नहीं 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 इसको ऐसे ही रहने दीजिए क्योंकि इसका आगे जाके रेफरेंस आने वाला है। तो इसमें बहुत आसानी इसलिए रही कि टीम सेम थी जो पहले से काम कर रही थी दूसरे शो के साथ, तो एक कंफर्ट लेवल था सबके बीच में। देखिए आनंदी, जग्या, आनंदी के पेरेंट्स, ये तो सब पहले से थे। अब जैसे दादी सा का मैंने बताया, जिस तरह से वो कर रही थी, फिर धीरे धीरे पॉपुलर हुआ, तो फिर वो उनके सीन्स बढ़ने लगे, फिर तो फिर लगा कि अरे ये इस कैरेक्टर को पसंद कर रहे हैं जैसा डेली में होता है, अच्छा इसको ऐसा किया जाए, इसको वैसा किया जाए। हालांकि ये पूरा डिपार्टमेंट पुर्णेंदु, गजरा और राजेश जी का रहा है, हमारे उसमें बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, क्योंकि हमारे पास एपिसोड तैयार होने के बाद आता है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर है कि सीन आ गया उसके बाद कहीं कुछ लगता था तो एक फ़ोन करके बोलिए इसको ऐसा कर सकते हैं, इसको ऐसा, हाँ ठीक है इसको ऐसा कर लेते हैं, वैसा कर लेते हैं, ये रहा। जैसे एक और एग्जांपल दूंगी मैं दादी सा के अलावा, अजय जी का एक सीरियल था, सहारा पे आता था, घर एक सपना, उसमें सुजीत बाबू का एक कैरेक्टर था। वो पेपर पे सर टिपिकल विलन दिखाई दे रहा था, जिसकी एंट्री गन के साथ होती है कि साइन कर रहा है कि नहीं इस कागज़ पे, नहीं तो अभी उड़ाता हूँ तेरी खोपड़ी, इस तरह का। तो पता नहीं क्या हुआ, कैसे लिखते समय कुछ एक दो बड़ी हल्की फुल्की सी लाइंस आ गई और उस एक्टर ने बहुत अच्छा किया, वो उस सीरियल का सबसे लवेबल कैरेक्टर बन गया था। हीरो से कहीं ज़्यादा पॉपुलर, जिन्होंने भी वो सीरियल देखा है, सुजीत बाबू, वो विलन था। फिर बाद में धीरे से उसमें पॉजिटिव कलर भी आया, लेकिन सबसे पॉपुलर कैरेक्टर वो बन गया, जो कि अगेन शुरुआत में वैसा था नहीं। फिर वो एक्टर पे डिपेंड करता है आप किस कैरेक्टर को कहाँ से कहाँ तक देंगे। यही तो ना फ़र्क टेलीविज़न और फिल्म की राइटिंग में है, यहाँ पर आपको रोज़ चेंज करने का, एक्सपेरिमेंट करने का टाइम मिलता है, आप बंधे हुए नहीं हो। डिपेंड करता है आपके पास स्क्रीन प्ले कैसा आ रहा है। बालिका वधू में बहुत डिटेल स्क्रीन प्ले होता है, मतलब बाकायदा ग्राफ होता है। वो बात अलग है कि कभी कभी आप उस ग्राफ को पूरा चेंज भी कर सकते हैं, वो छूट है कि नहीं यार उसको यहाँ से सुनना शुरू करके यहाँ से शुरू करें। लेकिन ऐसे भी अच्छा, सबसे बड़ी बात क्या है कि बालिका वधू में पुर्णेंदु हुए, राजेश जी हुए, ये सब हिंदी स्पीकिंग लोग हैं, ये हिंदी में सोचने वाले लोग हैं, तो वो हिंदी में बहुत कुछ उसमें लिखा होता है, तो वो और बहुत अच्छी तरह से वो अपने आप को एक्सप्लेन कर पाते हैं। अगर आप ऐसे किसी स्क्रीन प्ले राइटर के साथ काम कर रहे हैं जो इंग्लिश में सोचता है, इंग्लिश में लिखता है, तो उसके बड़े छोटे छोटे सीन्स आते हैं, एक आपने सिर्फ एक कंटेंट दे दिया, फिर डायलॉग राइटर को पूरा करना है कि वो शुरू कैसे होगा, तो वो डिफ़र करता है अलग अलग कि जिस तरह के स्क्रीन प्ले से। डिसएडवांटेज तो नहीं कहूँगी मैं, क्योंकि मैं खुद उसी में क्यों हूँ, मैं खुद हिंदी में कंफर्टेबल हूँ, मैं हिंदी में सोचती हूँ। अभी आप मुझसे कह दीजिए 2 लाइन इंग्लिश में लिखने के लिए तो मेरी हालत ख़राब हो जाएगी। आदत नहीं है आपको, आप पढ़ लिख लेते हो, लेकिन आप कंफर्टेबल नहीं हो उस ज़बान के साथ में, आप सोचते हिंदी में। तो अब मुझे नहीं लगता ऐसा, नहीं लगता, इसलिए कि चैनल में भी ज़्यादातर स्क्रीन प्ले 80% हिंदी में होते हैं, थोड़ा बहुत इंग्लिश में होता है, तो समझते हैं उस पर उनके कमेंट्स आते हैं, ये आते हैं। तो मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं अपने एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, मुझे कोई परेशानी नहीं हुई, जबकि मैं भी हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। शेल्फ लाइफ नहीं रह गई है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जब तक शो चल रहा है, चल रहा है। बंद होने के बाद आप 4 दिन याद करेंगे, इस इतने बजे 9:30 बजे फला शो आता था, उसके बाद आप भूल जाते हैं, नहीं याद रहता ना, आपको कैरेक्टर्स याद रहते हैं, आपको फिर भी अभी आपको हवेली राम याद है,
लाजो जी याद है, अभी तुलसी पार्वती सलोनी भी याद है, आनंदी भी काफ़ी टाइम तक याद रहेगी, उसके बाद का पता नहीं। लेकिन अब जैसे आजकल की जनरेशन, मुझे नहीं लगता कि भी आप किसी को बोलेंगे किसी ने सुरभि देखा है, अगर मैं बोलती हूँ कि मैंने सुरभि लिखा है या मैंने लोगों को एक कहानी के बारे में नहीं मालूम, आपकी हमारी बात छोड़ दीजिए, ऐसा है। तो शेल्फ लाइफ तो नहीं, The जब तक चल creative रहा person is the satisfaction in writing this kind of things. सेटिस्फेक्शन, सर मैं अगर डायलॉग राइटिंग की बात करूँ मैं उसी पर कमेंट कर सकती हूँ। तो सेटिस्फेक्शन तो है, उसकी वजह सबसे बड़ी बात ये कि डायलॉग्स आप अकेले कर रहे हैं, आप अकेले कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट में होगा कि आपने स्टोरी डेवलप की, आपने जाके चैनल को सुनाई, उनके आइडियाज़ आए, अपनी टीम के आइडियाज़ आए, ये आया हुआ है, किसी से आपने एग्री किया, किसी से नहीं किया, कुछ आपको मजबूरी भी चीज़ें माननी पड़ी, कुछ लगा कि नहीं ऐसा करेंगे तो ठीक है, चलिए TRPs देखनी पड़ती हैं, सब देखना पड़ता है। डायलॉग राइटिंग आपका बिल्कुल अकेले का काम है। एक एक शब्द मुझे पता है, अच्छा है या बुरा वो मेरा है, मैं उसे अपना कह सकती हूँ। अच्छा है, बहुत अच्छी बात, बुरा है, सुधर सकता है, अच्छी बात है। तो सेटिस्फेक्शन, और जैसा कि मैंने अभी कहा कि मुझे नहीं लगता कि मैं डेली सिनेरियो में एज अ डायरेक्टर संतुष्ट होकर काम कर सकती थी। मुझे लगता है मैं डायलॉग राइटिंग में ज़्यादा संतुष्ट हूँ। बिल्कुल, मुझे आप कॉमेडी कह दीजिए, मैं तो कुछ भी ना लिख पाऊँ। वो हल्के फुल्की बात अलग है कि ना, वो जो छोटे वन लाइनर्स होते हैं और मतलब लाइट टोन अलग बात होती है, और कॉमेडी जैसे मैं अपने आप को बहुत कंफर्टेबल समझती हूँ रिलेशनशिप्स में, फैमिली ड्रामा, इमोशनल सीन्स। तो थोड़े से भी एकेडमिक सीन्स आ गए तो मुझे लगता है कि सीन ख़त्म होगा, पता नहीं आता लिखने में। मैं तो डेली सोप पे डायलॉग राइटर्स और फायर ब्रिगेड में जो फायरमैन है, इनको एक जैसा समझ, बैठे रहो, कभी फ़ोन आ जाएगा, फला जगह आग लग गई, ये भागो, कुछ भी कर रहे हो आप। यहाँ पे ऐसा नहीं कि मैं सुबह से रात तक लिख ही रही हूँ। कई बार आप सुबह से रात तक, लेट इवनिंग तक आप बैठे हो ऑफिस में, वेट कर रहे हो एपिसोड आएगा, क्योंकि उसके 2 सीन लगे हैं आज, तो वो 2 सीन लगेंगे तो एपिसोड आने वाला। मैं ऑफिस से हिल नहीं सकती क्योंकि कभी भी एपिसोड आ गया और पता चला कि शाम हो गई, एपिसोड नहीं आया। तो और जब एपिसोड आता है, कई बार ये होता है कि शेड्यूल आ गया मेरे पास, मैम ये इस एपिसोड के ये 3 सीन हमें आज के लिए चाहिए। भैया एपिसोड कहाँ है, वो अभी लिखा जा रहा है। तो फिर ये है कि आपके पास एपिसोड आया, आपने सरसरी तौर पे पढ़ा और आपको सीन नंबर 9 लिखना है पहले, क्योंकि वो वाले एक्टर्स या वो वाली लोकेशन अभी काम चल रहा है। तो आपने वो सीन नंबर 9 लिखा, भेजा, वहाँ वो सब रास्ता देख रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप लिख के भेज रहे हो। कई बार तो ऐसा होता है कि मतलब पूरा दिन ऐसे ही जाता है, आपने एपिसोड आ गया आपका लेट इवनिंग, सुबह से आपने डबल शिफ्ट लगा ली, क्यों? क्योंकि टेलीकास्ट देखना, हो सकता है कल के एपिसोड का एक सीन कल सुबह शूट हो रहा और सेट है आपका वसई में, तो वहाँ से वो यहाँ आएगा, एडिट होगा, म्यूज़िक होगा, फाइनल मास्टर बनेगा। तो आप एक एक सीन भेज रहे हो, एक सीन लिखा भेजा, एक सीन लिखा भेजा, वहाँ शूट हो रहा है। तो वो टाइम तो बिल्कुल, मतलब आप कुछ नहीं सोच सकते। मैं अभी शाम का आप मुझे कहें कि मैं आपको 1 महीने पहले बता रहा हूँ मेरी शादी है या मेरे घर में मेरे बच्चे का बर्थडे, मैं आपको इनवाइट कर रहा हूँ, मुझे अपने शाम का नहीं पता प्रोग्राम, मैं 1 महीने क्या 1 साल बाद क्या मुझे भी नहीं पता मेरे शाम का क्या शेड्यूल है। एपिसोड आ गया, पता चला कल पूरा एपिसोड लगा है, तो आपको रात को बैठ के काम करना पड़ेगा। नहीं, वो डायलॉग राइटिंग में नहीं होता, तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि डायलॉग राइटिंग में जो प्रॉब्लम है, जो फेस करनी पड़ती है, सबसे बड़ी बात ये है कि टाइम नहीं होता आपके पास। स्क्रीन प्ले में फिर भी टाइम मिल जाता है, क्योंकि आप जो हमारे प्रोडक्शन टीम है वो शेड्यूल कर ही नहीं सकती बिना हाथ में स्क्रीन प्ले आए। लेकिन एक बार स्क्रीन प्ले आ गया, भले वो चैनल गया हुआ है, चैनल का फीडबैक आना है, उसमें बहुत सारी चेंजेस हो सकते हैं, हो सकता है पूरा रीवर्क हो, उससे कोई मतलब नहीं है। उन्होंने लगा दिया कल अपनी डबल यूनिट, स्क्रीन प्ले आ गया, अब वो स्क्रीन प्ले फाइनल होकर, रिवाइज्ड स्क्रीन प्ले फाइनल डायलॉग राइटर के हाथ में कब पहुंचता है, इससे प्रोडक्शन टीम को कोई मतलब नहीं। उन्होंने डबल यूनिट लगा दिए, अब आप लिखिए और आप भेजिए। तो ये है तो इसलिए आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है, आप कुछ भी कर रहे हैं ना। मैं फिल्म देखने जा सकती हूँ, ना मैं अपने
फैमिली के साथ डिनर के कहीं प्लान कर सकती हूँ, मैं कुछ नहीं प्लान कर सकती क्योंकि मेरा कभी भी काम आ जाएगा। वो एक बहुत बड़ा रोना है। लेकिन उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि फिर आपने जो लिख दिया वो कोई ना पढ़ने वाला है, ना कोई देखने वाला है, ना उस पर कोई फीडबैक आने वाला है। वो यहाँ से गया, वो शूट हुआ, वो टेलीकास्ट हुआ। इनिशियल एपिसोड्स डेफिनेटली चैनल को नरेट करने पड़ते हैं, डायलॉग्स भी, जब तक आपके सारे मेन कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस नहीं हो जाए। एक बार एक सेट हो गया कि हाँ ये फला एक्टर फला कैरेक्टर ऐसे बोलेगा, इसका ये एटीट्यूड होगा, वो एटीट्यूड होगा, तो शुरू के मेरे ख्याल से बालिका वधू का मैंने सिर्फ एक एपिसोड नरेट किया था, सिर्फ एक एपिसोड। तो वो शुरू के 3-4 एपिसोड नरेट कर दिए, उसके बाद कुछ नहीं। तो उसके बाद आपके काम में कोई दखल अंदाजी नहीं, डायलॉग राइटर का। अगेन डिपेंड करता है। बालिका वधू का अगर मैं एग्जांपल दूँ, एक ऐसा शो उसमें ज़्यादातर कलाकार अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं। और बालिका वधू इस मामले में बहुत लकी रहा है। लकी भी नहीं है, मैं दूसरों का क्रेडिट सिर्फ लक को नहीं देना चाहती, जो टीम भी है वो ये कि एक सीन के लिए भी अगर कोई एक्टर आता है तो वो बहुत बढ़िया काम करके जाता है बालिका वधू। तो उसमें यह है कि अपना लिखा हुआ तो आपको याद रहता है, और अब हमें भी बिल्कुल आदत पड़ गई है। लिखते समय आपकी आंखों के सामने दादी सा रहती है, आपकी आंखों के सामने वसंत रहता है, तो लिखते समय भी मेरे पॉजेस, स्ट्रेस, वो डॉट 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 उस कैरेक्टर के हिसाब से लिखी रहती है, क्योंकि अब देख देख के लग गया कि वो कैसे बोलते हैं। और बालिका वधू में मैंने देखा है कि एक वर्ड यहाँ का यहाँ नहीं होता, लेकिन उसके बाद भी वो आपको यहाँ से यहाँ पहुँचा देते हैं परफॉर्मेंस से। कई बार को देख के लगता है इसी मैंने लिखा है, इतना अच्छा परफॉर्म करके ले जाते हैं। उस पर डायरेक्टर का भी बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, डायरेक्टर को। लेकिन कई दूसरे शोज़ ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैंने काम किया खुद, मेरी लिखी हुई लाइन जब मैं सुन रही हूँ, भैया क्या बोल रहे हैं, ये नहीं लिखा है ऐसा, तब मुझे लगता है कि आप तब ऐड कीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि एक्टर को बंधा रहना चाहिए, मैं खुद डायरेक्टर रह चुकी, तो मैं छोड़ देती थी अपने एक्टर्स को ये कह के कि मुझे ये बात कहनी है इस सीन में, इस कैरेक्टर के मुँह से ये बात मुझे सुननी है। तो मैं लगता है कि ये लाइन इधर आ जाए, ये लाइन इधर आ जाए, ये वर्ड यहाँ आ जाए, ये अपनी तरफ से बोल दो, वो ठीक है। लेकिन आज सॉरी टू से लैंग्वेज कोई जानता ही नहीं, स्पेशली न्यू जनरेशन लैंग्वेज जानती ही नहीं है। तो लैंग्वेज आप काटापीटी या चेंजेस तब कर सकते हैं जब आपको लैंग्वेज की समझ है। अगर नहीं है तो भाई प्लीज़ जो डायलॉग राइटर ने लिख कर दिया है उस पर भरोसा कीजिए, उसको रटिए और बोल दीजिए। उसमें आप अपनी तरह से फिर कई बार मुझे देखकर गुस्सा आता है, मैंने क्या किया, मैंने लिखा कुछ था, यहाँ पे कोई बोल दिया। और मज़े की बात यह है आप एक्टर कई बार हम आपस में बात करते हैं, कई बार मुझसे गलत बात निकल जाती है, गलत शब्द निकल जाता है, आपको पता भी नहीं चलता। उसी तरह से एक्टर उस समय कितने प्रेशर में, उसको फ्रेम भी देखना है, उसको लाइटिंग भी देखनी है, उसको एक्सप्रेशंस भी लाने हैं, सब कुछ करना है। लेकिन आपके आसपास जितने लोग हैं, ना डायरेक्टर ने पकड़ी वो गलती, ना एडीज़ ने पकड़ी वो गलती, उसके बाद वो एडिट पर आया सीन, एडिट में 10 लोगों ने देखा, ना एडिट में वो गलती पकड़ी गई, उसके बाद हो गया चैनल में किसी ने नहीं देखा, टेलीकास्ट हो रहा है, मतलब वो चीज़ किसी ने नोटिस ही नहीं की। ये है बालिका वधू ने आकर पूरा सिनेरियो चेंज किया है टेलीविज़न का, कई मायनों में। पहले ये था बड़े बड़े परिवारों के बिजनेस फैमिलीज़ की स्टोरीज आया करती थी, करोड़ों के लेन देन की बातें हुआ करती थी, ठीक है। एक्टर्स की जहाँ तक बात किया जाए तो प्रेजेंटेबल फेस चाहिए। मैं खुद एज अ डायरेक्टर मैंने कई बार कुछ ऐसे कैरेक्टर्स को एक्टर्स को कास्ट किया कैरेक्टर्स में, मुझसे साफ कहा गया कि भैया प्रेजेंटेबल फेस लाओ, मेड होगी घर की तो भी सुंदर दिखनी चाहिए, ये कहा जाता था। अब इस तरह के शोज़ आए, बालिका वधू आए, बालिका वधू के बाद जो गांव की कहानियाँ शुरू हुई, आपके एक तो मुद्दे उठे ही, मतलब अगर इसमें बाल विवाह और विधवा विवाह दुनिया भर के इसमें इश्यूज़ उठाए गए, तो ऐसे कई दूसरे शोज़ भी आए हैं जिसमें जैसे लाडो देख लीजिए, या वो अपना अगले जन्म मोहे बिटिया ही की, जो इस तरह के गांव के लोग, तो उसमें ऐसे कई एक्टर्स जो बेचारे अपने लुक के कारण काम नहीं जिनको मिलता था, वो सब बिजी हो गए, क्योंकि आपको लग रहा है कि हाँ ये इस कैरेक्टर में ये एक्टर फिट होता है। उस तरह की बात आई, लैंग्वेज जानने वाले लोगों को फ़ायदा हुआ, आप बिहार के हैं तो आपकी बोली वहाँ काम आई, तो फ़र्क तो आया है।
अब इस तरह के फ़र्क की बात कर सकती हूँ मैं। How do you approach the craft of writing, dialogue writing? अब मेरे हिसाब से सबसे पहले तो लैंग्वेज का ज्ञान हो आपको, जिस भी भाषा में आप डायलॉग कर रहे हैं, इंग्लिश में लिख रहे हैं या हिंदी में लिख रहे हैं, सबसे बड़ी बात भाषा का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर डायलॉग राइटिंग तो नहीं हो सकती। स्क्रीन प्ले राइटिंग हो सकती है, कॉन्सेप्ट राइटिंग, स्टोरी राइटिंग हो सकती है, क्योंकि वो जाके फिर दूसरी लैंग्वेज में आएगा। लेकिन डायलॉग राइटिंग में, और जो मुझे भाषा के ज्ञान से मेरा मतलब ये नहीं कि मैं भी हिंदी बेल्ट से हूँ, मैंने भी हिंदी में पढ़ाई की है, हिंदी ही बोलती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारी भरकम, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको विलम्ब हो गया आने में, मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रही थी, मैं इस तरह से बात नहीं करती, वो इस तरह से बात नहीं करता। तो ये भी कई बार देखने को मिलता है सीरियल्स में कि आपने इस तरह की, ऐसी ज़बान कौन बोलता है भाई, जैसे आप बैठ के बात कर रहे हैं, ये भाषा में की जाए ना। तो डायलॉग राइटिंग के लिए जो भी कोई सोचना चाह रहा होगा कि मैं डायलॉग राइटिंग करना चाहता हूँ, सबसे बड़ी मैं अपनी तरफ से अगर बताना चाहूँगी तो ये कि शब्दों का चुनाव सबसे बड़ी बात है। शब्दों का चुनाव, कौन से कैरेक्टर के मुंह से किस तरह की भाषा अच्छी लगेगी, किस तरह के शब्द अच्छे लगेंगे। जैसे अस्तित्व एक प्रेम कहानी जब मैं लिख रही थी, उसमें निकी अनेजा वाज प्लेइंग डॉक्टर सिमरन, जो मेन प्रोटैगनिस्ट थी। अस्तित्व प्रोग्राम का नाम, और वो कहानी भी थी एक औरत के अस्तित्व की। उसमें मैंने पूरे जितने भी मैंने एपिसोड लिखे, कभी बहुत सारी ऐसे सिचुएशंस आई जहाँ पर उसको अपने अस्तित्व के बारे में बात, लेकिन अस्तित्व शब्द मैंने कभी सिमरन के मुंह से नहीं कहवाया। क्यों? क्योंकि उसकी पर्सनालिटी को सूट ही नहीं करता वो शब्द। भले ही प्रोग्राम का नाम हुआ तो क्या हुआ, इसके मुंह से वो शब्द नहीं अच्छा लगेगा, इसके मुंह से वो शब्द नहीं अच्छा लगेगा। बालिका वधू में भैरव बिल्कुल अलग तरह से बात करता है, वसंत बिल्कुल अलग तरह से बात करता है, लठमार भाषा है उसकी, पहले सोचना नहीं, पहले जवाब देना कि, तो वो किसके मुंह से क्या अच्छा लगेगा। अब जैसे उर्दू भी मिला, हिंदुस्तानी क्या है, कुछ हिंदी, कुछ उर्दू, कुछ अंग्रेज़ी बोलचाल की भाषा जो अब, तो उसमें भी है ना कि फलां कैरेक्टर के मुंह से आपने बहुत भारी भरकम एक उर्दू का वर्ड दे दिया, तो मैं अपना, मुझे ज्ञान नहीं बघारना है वहाँ पे कि मुझे ये शब्द मालूम है, वो कैरेक्टर के मुंह से क्या अच्छा लगेगा वो देखना है। शब्दों का चुनाव अगर आपको आता है और आप इमोशंस अगर समझते हैं तो डायलॉग राइटिंग मुश्किल नहीं है। सर मैंने तो कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कोई ट्रेनिंग ना डायरेक्शन में ना राइटिंग में। मैं एक काम और कर चुकी हूँ, पता नहीं शायद आपको पता ही है, एडिट भी कर चुकी हूँ मैं एडिटर भी रही हूँ। तो उसमें भी कोई जबकि वो तो पूरी तरह से टेक्निकल जॉब था, और जब मैं काम करती भी थी तो मुझे ये पता था कि ये बटन दबाने से ये होता है, ये बटन दबाने से ये होता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था इसे क्या कहते हैं। लेकिन मैंने शोज़ एडिट किए हैं, काफ़ी सारे शोज़ एडिट किए हैं। तो मैंने तो जो कुछ भी सीखा है, जो कुछ भी सीख रही हूँ, अभी भी सीखने की तो प्रोसेस चलती रहती है, वो ऑन द जॉब ही सीखा है। और देखिए, अगर आपके अंदर लिखने की कला या कोई भी आर्ट, मेरे ख्याल से आर्ट, चाहे वो लिखने का हो चाहे पेंटिंग का हो, अगर मुझे एक लाइन खींचनी नहीं आती तो आप मुझे कितना सिखा लीजिए, मुझे पेंटिंग मैं नहीं कर सकती। मुझे बहुत अफसोस है इस बात का कि मुझे ड्राइंग बिल्कुल नहीं आती, और मुझे पता नहीं क्यों लगता मुझे पेंटिंग करना चाहिए। हाँ, अगर आप में वो आर्ट है तो आप उसको गाइडेंस लेके, लोगों से कुछ पढ़ के, कुछ सुन के, देख कर आप उसको निखार सकते हैं। तो वो तो जॉब पे भी डेफिनेटली, मैंने जो शुरू के एपिसोड्स लिखे होंगे, चाहे वो किसी भी शोज़ के, अगर मैं एक कहानी के भी उठा के देखूं और अभी देखूं कि मैं बालिका वधू में क्या कर रही हूँ, तो उसमें मुझे फ़र्क नज़र आएगा। क्यों? क्योंकि कितने सालों में मैंने भी थोड़ा बहुत तो सीखा ही होगा। लेकिन ये मैं मानने को तैयार नहीं कि मुझ में बिल्कुल ही नहीं है, और आप मुझे मैं डायलॉग राइटर बन जाऊँ या पेंटर बन जाऊँ या सिंगर बन जाऊँ, नहीं। तो ट्रेनिंग तो मुझे लगता है काम करते करते ही आती है, असली ट्रेनिंग वही होती है। आप थ्योरी आप सीख कर आ सकते हैं, लेकिन जब तक प्रैक्टिकली आपको काम करने का मौका नहीं मिलेगा। क्या बहुत सारे नया टैलेंट इस इंडस्ट्री में आता रहता है? आता ही है सर, लाना पड़ता है।
मेरे पास कई बार कितने फ़ोन आ गए होंगे कि हमें देखना है, सीखना है, हमें अपने साथ रख लीजिए। तो मैं कहती हूँ मैं तो असिस्टेंट के साथ काम करती नहीं और सिखाने का टाइम है नहीं, मेरा काम उस तरह का है नहीं। आप फिर भी किसी स्क्रीन पे राइटर के साथ आप कुछ महीने काम कीजिए, जो जैसे उन्होंने आपको वन लाइन बता दिया स्क्रीन प्ले, आप लिख के सीखिए। तो इसी तरह से कॉन्टैक्ट करते हैं क्या प्रोडक्शन हाउस में जाके, जैसे एक्टर्स जाते हैं प्रोडक्शन हाउस वैसे ही राइटर्स जाते हैं। मैंने तो अभी तक टेलीविज़न के लिए लिखा है, थिएटर के लिए कभी नहीं लिखा। एक फ़िल्म की थी लेकिन उसको मैं गिनूँगी नहीं क्योंकि उसमें मैंने एडिशनल डायलॉग्स के तौर पर ही मतलब मेरा काम वहाँ पे आया गया। तो मैं इस बात को जवाब तो नहीं दे पाऊँगी क्योंकि अंदाज़ा लगा के बोलने का मतलब नहीं है। लेकिन जो मैं ख़ुद काम कर रही हूँ उसको मैं ये ज़रूर कहूँगी कि मेरी नज़र में टेलीविज़न राइटिंग कहीं ज़्यादा चैलेंजिंग है, कहीं ज़्यादा चैलेंजिंग है। लिमिटेड टाइम में एक तरह से इन नो टाइम आपको चीज़ डिलीवर करनी है। आप फ्रीज़ लिख रहे हैं, आपको पता नहीं है कि डी फ्रीज़ में क्या एटीट्यूड होगा इस कैरेक्टर का, डी फ्रीज़ में क्या होने वाला, कई बार आपको नहीं पता होता है। क्यों? क्योंकि वो सीन भी अप्रूव नहीं हुआ, अभी चैनल के पास नहीं गया, तो आपको ये कुछ नहीं पता है। अब आपने लिख के दे दिया फ्रीज़, उसके बाद आपके पास डी फ्रीज़ आया, वो टोटल चेंज हो गया। तो आपने जो भी लिखा है उसको आप उससे कैसे मैच करते हुए ले जाएंगे। और कम टाइम में, लिमिटेड टाइम में, जिसको कहते हैं ना कि एक एक सीन सेट पर भेजना, मुझे ये ज़्यादा चैलेंजिंग लगता है। सेटिस्फाइंग वाली बात मैं नहीं कर सकती क्योंकि मैंने बाकी दूसरी दो उसमें काम नहीं किया। वो दौर अभी काफ़ी हद तक आ गया, जैसे भी हम बात कर रहे थे इशू बेस्ड शोज़। सिर्फ मनोरंजन ही नहीं, मनोरंजन के साथ अगर कुछ हम अच्छा दे भी सकें साथ में, तो वो शुरुआत तो हुई है। लेकिन अफसोस की बात यह कि आप उस मुद्दे पर टिके नहीं रहते। आपने एक मुद्दा उठा लिया लेकिन फिर बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं आड़े। नहीं, इसकी टीआरपीज़ गिरी है, मतलब ये ट्रैक पसंद नहीं आ रहा, इसको हटा भैया, ये लव स्टोरी काम कर रही है, लव स्टोरी पे चलो। तो आपको पता चला कि वो चीज़ जो था मुद्दा वो कहीं से शुरू हुआ। ये तो ये ज़रूर अच्छी शुरुआत ये ज़रूर हुई है कि इशू बेस्ड शोज़ आने लगे हैं। हर चैनल चाहता है कि उनके शोज़ में कोई अच्छी बात कही जाए, सोसाइटी में फैली किसी बुराई की बात हो जिसका हम किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं। तो उस तरह से कोशिश हुई है, लेकिन उस पर टिके रहकर हम उसी चीज़ को आगे बढ़ाएं मनोरंजन के साथ, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। सर, फिल्म लिखना चाहती हूँ। अब देखिए कितना चेंज आ गया। मैं फिल्म डायरेक्ट करना चाहती हूँ नहीं, जो कुछ साल पहले तक था, क्योंकि अब आप हट चुके हैं उस से। तो मुझे अभी कौन अपनी फिल्म डायरेक्ट करने के लिए देगा? क्योंकि मुझसे पूछेगा कि आपने डायरेक्शन में क्या किया फाइनल, तो मुझे तो बहुत साल हो गए। लास्ट शो था मेरा डी लाइन, जो साइको थ्रिलर था सहारा पे। उसके बाद एक कहानी के 2-3 एपिसोड किए, प्रेम पत्र वगैरह। तो डायरेक्शन की बात नहीं करूँगी, कुछ ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि सपने ऐसे देखो जो जिसके पूरे होने की उम्मीद हो। तो डायरेक्शन तो मुझे लगता नहीं इस जन्म में हो पाएगा। फिल्म ज़रूर लिखने की डेफिनेटली इच्छा है, सपना है, लेकिन बहुत ईमानदारी से कहूँ तो मुझे पता नहीं कि कैसे अप्रोच किया जाए, कैसे किया जाए। और टेलीविज़न का ये है कि ऊपर वाले की मेहरबानी से, सबके प्यार से वो जगह हो गई है कि आपको बैठे बैठे ऑफर्स आ जाते हैं, भाई हम ये शो बना रहे हैं, हमारे लिए काम करेंगे। फिल्म के लिए मुझे जाकर अपनी जगह बनानी पड़ेगी, पहचान बनानी पड़ेगी। तो वो मुझे नहीं पता कि वो क्या रास्ता है, तो इसलिए वहाँ पे भी अटका हुआ है मामला।